हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे यूएनओ और यूएनओ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके भाग। चलिए आगे देखते हैं। हमने जो यहाँ तक कवर किया था उसके आगे हम देखते हैं का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार क्या है। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा हमने पहले देखा था कि कुछ सदस्य होते हैं स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं, जिसमें कि स्थायी सदस्य लोगों को 5 ही हैं और उनको वीटो पावर मिला हुआ है। तो सदस्यता का एक सवाल गंभीर है कि अन्य लोगों को इसमें स्थायी सदस्यता दी जाए कि ना दी जाए, और जिनको दी जा रही है, जैसे भारत जैसे देश को जब दी जाती है तो चाइना इसमें एक रोक लगाता है कि भारत को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि विश्व के सामने कुछ ठोस मसले भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों ने प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है वीटो पावर का अधिकार। यहाँ पर वीटो की सिचुएशन है, ये चाइना है, यहाँ पर सोवियत रूस, यहाँ अमेरिका है यूके पे, और ये फ्रांस है। मतलब ये 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि अमेरिका, सोवियत रूस, यूके और फ्रांस। यूके मीन्स इंग्लैंड वाला, जो ब्रिटेन वाला है, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2005 में क्या किया गया, क्या किया जाता है, इकट्ठे होते हैं सभी और इस अवसर पर मौजूद स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया कि इसकी भूमिका विश्व पटल पर ज़्यादा होनी चाहिए, दिन ब दिन इसकी भूमिका बढ़नी चाहिए, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसको ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, ज़्यादा उपयोगी बनाने, ज़्यादा मतलब इसके प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसके ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए क्या कहा गया कि ये हर एक मसले में अपना पक्ष दे सके। इसके लिए बहुत सारे फैसले किए गए, जो कि ये मुख्य कदम क्या थे, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। पहला क्या था, शांति संस्थापक। और यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने के लिए असफल हो तो वह विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले ले। यह इस बात की स्वीकृति की अपने आंतरिक मामले में यदि वो असफल हो रहा है तो इसमें जो है हस्तक्षेप किया जाए। तीसरी की बात क्या थी, मानवाधिकार परिषद की स्थापना। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना, और जो कि 2006 के 9 जून को इस तारीख से सक्रिय हुआ, यानी कि 19 जून 2006 से ये सक्रिय हो गया। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसे बोलते हैं MDG, है ना, MDG बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, को प्राप्त करने की सहमति हुई। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की गई। आतंकवाद चाहे जिस तरह का हो, आतंकवाद हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे प्रजाति नाम पे हो, चाहे जिस भावना से किया गया हो, किसी के ऊपर साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया हो, किसी भी प्रकार का अगर जो आतंकवाद है तो उसका हम विरोध करते हैं। एक लोकतंत्र कोष की स्थापना करी जाए, एक ऐसा कोष बनाया जाए जो लोकतांत्रिक मुद्दों से संबंधित हो, लोकतंत्र की कोई एक फंड बनाया जाएगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यायशीलता परिषद को समाप्त करने पर सहमति बन गई। अब आगे देखते हैं। यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न होगा कि करना क्या चाहिए, करेगा क्या, है ना। दुनिया में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किस में दखल दे। हर झगड़े में तो दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा। बहुत सारे मसले हैं, किसी की इसमें दखल उसे देना चाहिए, किसी में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक इसी तरह यह सवाल पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी, कि जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें विश्व बिरादरी क्या कर सकते हैं, मानवाधिकार क्या है, और इस बात पर कौन तय करेगा किस तरह इस तरह के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
अब मानवाधिकार के उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई करी जाएगी, ये भी देखा जाए कि कौन से मानवाधिकार और कैसे इनका उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी दिशा में क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी एक मुद्दा हो गया। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत के हिस्सा हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी समस्या उठ खड़ी हो कि मानकों को कहाँ तक व्यवहारिक, ये मानक जो बताए जाए कहाँ तक व्यवहारिक हैं। क्या आतंकवाद को कोई सर्वमान्य परिभाषा है, हो सकती है ये ऐसी परिभाषा जो सभी लोग मानने के लिए तैयार हों? क्या ऐसी कोई परिभाषा है आतंकवाद की? ये भी एक मुद्दा बन गया। एक संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? अब लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसमें कैसे फंडिंग कैसे की जाएगी, कैसे धन दिया जाएगा, ऐसे ही और सारे बहुत सारे सवाल बने। अब देखिए एक यहाँ पे कार्टून दिखाया गया है, शब्दों की बरसात। क्या है यहाँ पे, देखिए समझिए। दारफुर की हालत की एक बानगी है कि आपका क्या मानना है? संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायाधिकार में बदलाव की ज़रूरत है? संयुक्त राष्ट्र संघ को पेट बेगली का केगल्स कार्टून। इधरपुर में नरसंहार अस्वीकार हो रहा है, शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी अब कभी नहीं सहायता, ये इस तरह के मुद्दे हैं। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से जूझते हुए लोग हैं जो उपेक्षित और प्रताड़ित हैं। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और इसमें भारत की क्या भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसमें भारत की क्या भूमिका होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले में कई आधारों का पर समर्थन दिया। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच में क्या करेगा, सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा, विकास को बढ़ाने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगा, सहयोग को बढ़ाएगा, विकास को भी बढ़ाएगा। भारत को यह विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे का विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। भारत ये मानता है कि इसका विकास का जो एजेंडा है वो प्रमुख होना चाहिए, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्त है। महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक शर्त भी है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। मैपिंग दिया गया है कि मध्य एशिया, ओबाई, दक्षिणी सुदान, कांगो, लाइबेरियाई, हैती, इन संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों और शांति निर्माण कार्यालयों का मानचित्र ये यहाँ पर आपको देखेंगे। भारत पाकिस्तान हो गया, लेबनान हो गया, और साइप्रस, कोसोवो, दारफुर और मध्य अफ्रीका गणराज्य, पश्चिमी सहारा में, माली में, यहाँ पर क्या हुआ, कार्यालयों का मानचित्र यहाँ कार्यालय हैं, है ना। और यहाँ पर सीरिया में, मध्य एशिया में, ओबाइस, दक्षिण सुदान, डीआर कांगो, लाइबेरिया और हैती में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं WTO के बारे में, जो विश्व व्यापार संगठन है। फिर आगे हम इसमें भारत की भूमिका पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO बोलते हैं इसे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के लिए उत्तरदायी रूप से काम करता है, जो विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। कौन? ये विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आता है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 164। 29 जुलाई 2016 की स्थिति है ये। हर फैसले सभी सदस्यों की सहमति से किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गए हैं जिससे कि उनके हित सधते हों। मतलब अपने हितों को ध्यान में रख के उन्होंने इसके नियमों को बनाया। किसने? अमेरिका ने, यूरोपीय संघ ने और जापान ने। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती रहती हैं। अब आते हैं भारत यहाँ पे देखते हैं कि भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा
संख्या खूब बढ़ रही है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई। भारत का तर्क है कि परिषद के विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और विश्व बिरादरी को ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1965 संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, जो सदस्य संख्या थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना। सदस्य संख्या क्या कर दी गई थी, 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। मतलब अस्थायी सदस्य तो बढ़ा लिए गए, लेकिन स्थायी सदस्य जो है 5 ही रहे। इसके बाद से परिषद का आकार जिस तरह से जस का तस बना हुआ है, मतलब 5 ही सदस्य हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं, वो किसी और के दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जो हम ऐसे ही रहेंगे, इतने ही लोग रहें, तो हम सर्वे सर्वा रहेंगे, हमारी ताकत यथा स्थिति सब बनी रहेगी। लेकिन भारत जैसे अन्य देश सोचते हैं, जो विकासशील देश हैं, वो सोचते हैं आप बात करते हैं पूरी तरह से सहभागिता की, सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन आप केवल इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं जो सुरक्षा परिषद है, और जाके जो है और अस्थायी परिषद में विस्तार कर रहे हैं। लेकिन आपको बदलते हुए परिवेश के साथ में बदलना होगा आपको, और सदस्यों की संख्या क्या है वो बढ़ानी होगी। अब क्या हुआ है कि यह एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील देश सदस्य हैं, और इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इनके फैसलों पर उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। मतलब भारत कह रहा है कि भैया आप अस्थायी सदस्य भी बढ़ाओ, स्थायी सदस्य भी बढ़ाओ। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा हुआ है। अब जब दायरा बढ़ रहा है तो क्या होगा, सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है, और इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उनमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। और मैंने पहले भी बताया था कि भारत भी चाहता है, क्योंकि भारत सारे मानकों को पूरा करता है सुरक्षा परिषद में एंट्री पाने के। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। देखिए, सारी कंडीशंस में भारत आगे आ रहा है, भारत साथ दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाली करने के लिए के प्रयासों में भारत लंबे समय तक ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, और मतलब उसके बजट में भी अपनी हिस्सेदारी कर रहा है, आर्थिक शक्ति बन रहा है, बहुत तेज़ी से उभर रहा है ना। और यह कभी भी अपने भुगतान से नहीं चूका है, मतलब हर बार भुगतान वो कर रहा है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। अगर जो कोई देश स्थायी सदस्यता पाता है तो उसका जो है एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा सभी राष्ट्रों के सामने आएगा। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति से मिलता है। किससे मिलता है? विदेश नीति। उसकी विदेश नीति कैसी है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई, और इस संगठन में परमाणु आणविक के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने
और सैन्य उद्देश्यों को इस्तेमाल करने को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए हो जाए। देखिए, समझिए कि क्या करें। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व में परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं कि मतलब परमाणु जो है उन परमाणु सुविधाएं हैं उनका क्या हो, सकारात्मक इस्तेमाल हो, उन्हें एक मानव जाति का अंत करने के लिए ना हो, बल्कि जो और परमाणु के उपयोग हैं, परमाणु ऊर्जा के जो उपयोग हैं उनमें किया जाए, ना कि विनाशकारी कार्यों के लिए ना किया जाए, बल्कि निर्माणकारी कार्यों के लिए किया जाए, है ना। सुरक्षा परिषद के इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी, अब इसमें देखिए, अगर आपकी साख के रूप में ज़्यादा प्रभाव, भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटो अधिकारधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बनने का विरोध करते हैं। अब देखिए, इसमें मेन तो भूमिका आपका चाइना ही निभा देता है। सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जिसके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब हो रहे हैं, और कुछ देश भी चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। कुछ देश भी इसका विरोध करते रहे। मिसाल के लिए, कुछ देश भारत में परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं, और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकतों के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता भी है, अगर माना कि सुरक्षा परिषद विस्तार हो जाएगा, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि अफ्रीका वाले भाग को या दक्षिण अमेरिका वाले भाग को क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि ये लोग सुरक्षा परिषद में इनकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है, और नुमाइंदगी नहीं है तो इनके सरोकारों को देखते हुए भारत किसी और देश के निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। मतलब कह रहा है कि ऐसी स्थिति रहे तो क्या होगा कि भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की परिषद का सदस्य नहीं बने। क्योंकि यही लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि कोई और अंदर घुसे, और घुसना नहीं चाह रहे। जैसे अपना उनका स्वार्थ है, वो सोचते हैं कि हमारे लिए बाधक बनाएंगे, या किसी न किसी कोई न कोई कारण से ये जो है अपने स्थायित्व को बनाना चाहते हैं। ये मतलब भारत चाहता है कि हाँ दोनों तरफ से विस्तार हो, अस्थायी मतलब सदस्यों की संख्या में विस्तार हो, जो स्थायी सदस्य हों, जो 5 सदस्य बढ़ के ज़्यादा किए जाएँ। और लेकिन ये अपना जो है कहीं न कहीं उनके हित सोचते हैं कि हमारे हित टकराएंगे, हमें कहीं न कहीं नुकसान होगा, क्योंकि वीटो पावर भारत को भी मिल जाएगा, है ना। तो एक ध्रुवी विश्व में संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कुछ देशों ने यह आशा भी बांधी है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवी विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उससे कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा, ये माना जाता है विश्व पटल पर। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? ये बताया गया। क्या इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकता है अमेरिका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ? क्या शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा करने में कामयाब हो सकता है? अमेरिका की मनमानी को क्या रोक पाएगा? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि जब सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, अपनी सैन्य और आर्थिक ताकतों के बूते वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। मतलब उनको ताक पे रख सकता है, अपना मनमानी ढंग से जो कार्य करना चाहे वो कर सकता है। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, किसके बारे में? अमेरिका के बारे में।
दूसरे की संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव भी है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान भी करता है, भाई सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, ये मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बहुत ज़्यादा पैसा वो देता भी है उसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित। अब वो स्थिति भी उसकी कहाँ है, अमेरिका में ही स्थित है। और तो अमेरिका में जब स्थित है तो अमेरिका के विरुद्ध उसके लिए जाना कितनी बड़ी चुनौती होगी, और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। अब कई जो अधिकारी हैं उसके बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही हैं, और जब वो डिसीजन बनाएंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के फेवर में बनाएंगे, ना कि उसके अपोज में। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके या उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो वह अपने वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकारों के कारण, अपनी ताकत और निषेधाधिकार हैं उसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चयन भी अमेरिका की बात का वजन रखते हैं। मतलब अमेरिका जिसे चाहेगा वही बन पाएगा, अन्यथा वो नहीं बन सकता। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है, और डालता भी है, ताकि उसे नीतियों का विरोध मानदंड मिल जाए, मतलब अपना फायदे के लिए उसे फ़ायदा पहुँचे। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका की ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है। कुछ खामियां होते हुए भी कुछ तरह से उसकी कामयाबी भी है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है कि अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़े और सामाजिक आर्थिक विकास के मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए व 190 राष्ट्रों के साथ एक साथ किया जा सकता है। मतलब उनको इतने देशों को वो अपने साथ रख सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैया और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जाता है। मतलब कुछ एकदम मनमानी नहीं करता, थोड़ा बहुत अंकुश आलोचना वगैरह करी जा सकती है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से अमेरिका की। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता। अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना काफ़ी हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो, और कोई बीच का रास्ता निकालने और रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी खामियां हैं, मानते हैं भाई खामियां हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगा। जो ये नहीं होगा तो समझ लीजिए और लोग मनमानी करने लगा। अमेरिका ही यहाँ तक कर रहा है, और छोटे छोटे देश भी अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां समझना शुरू कर देंगे, और क्या करेंगे, कहीं इधर अटैक करेंगे, कहीं उधर अटैक करेंगे, किसी उसकी शांति को खंडित करेंगे, है ना, कहीं इधर कब्जा कहीं उधर कब्जा शुरू हो जाएगा। फिर से कॉलोनी बनाना शुरू कर दें, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद शुरू हो जाएगा। तो आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इससे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों के विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र का महत्व भी निरंतर बढ़ता जाएगा। लोगों को और सरकार को संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसी तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कुछ चीज़ें जो हम छोड़ रहे थे। ये देखिए यहाँ पर कार्टून बना हुआ है। वार, एक तरफ वार है, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ दिया है, यूएन। एक वार तो अपने पंजे फैला रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भी क्या है, अपनी तरफ से उनको जो है डिफेंस करने के लिए खड़ा हुआ है ना। अगर दाएं हाथ से बात समझोगे तो बाएं हाथ समझा ही जाएगी। मतलब अगर बात नहीं समझोगे इधर से तो इधर से समझाई जाएगी। मतलब आप पहले आपको समझाया बुझाया जाएगा, फिर आप इसके लिए तैयार रहिए, है ना। अब देखिए एक चीज़ और था एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह
संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार और प्रकाशित करता है। सरकार को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी को ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्टें मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब आते हैं एक और यहाँ पे वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच को देखते हैं क्या है। ह्यूमन राइट्स वॉच यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसे बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने की मदद मिलती है। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त, है ना। ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त और इसको आप देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।